जब लोग एक जैसे सोचते थे। अदालत में कार्यवाही जोरों पर थी। दरबारी एक ऐसे विषय पर चर्चा करने में व्यस्त थे जो प्रशासन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। वे एक-एक कर इस मामले पर अपनी राय रख रहे थे। सम्राट ने देखा कि हर किसी की अपनी अपनी राय है। सम्राट को अब आश्चर्य होने लगा कि लोग एक जैसा क्यों नहीं सोच सकते। लोग हमेशा अलग तरह से क्यों सोचते हैं? बीरबल अकबर ने बीरबल से पूछा। ऐसा हमेशा नहीं होता, महाराज, बीरबल ने कहा। सामान्य चिंता के कुछ मुद्दे भी होते हैं जब लोग अधिकतर एक जैसे सोचते हैं। उसी शाम जब बादशाह बगीचे में टहल रहे थे तो उन्होंने फिर से मुद्दा खोला और बीरबल से चर्चा करने लगे। उस पेड़ के पास एक कुआं है। बीरबल ने बगीचे में एक कुएं की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा। मैं यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि जब कोई मुद्दा सभी लोगों के लिए समान होता है तो वे एक जैसा सोचते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर लोग एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। अकबर कुछ सेकंड तक कुएं की ओर देखते रहे और फिर बोले, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी बात साबित करने के लिए क्या रास्ता अपनाओगे। मैं करूंगा, बीरबल ने कहा। कृपया एक शाही घोषणा करने की व्यवस्था करें कि इस शहर के सभी गृहस्वामी अमावस्या के दिन एक बर्तन में दूध लेकर इस बगीचे में आएं और इसे हम में डालें। यह एक बड़ा शहर है और यदि हर गृहस्वामी एक बर्तन में दूध डालता है, कुएं में बर्तन भर दूध डाल दीजिए, यह जल्द ही दूध से भर जाएगा। सम्राट इस विचार पर प्रसन्न हुआ और हंसने लगा। फिर उन्होंने बीरबल की सलाह के अनुसार एक आदेश पारित किया। पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई कि उस दिन हर घर से एक मटका दूध सम्राट के बगीचे में ले जाना चाहिए। 19 से 200 नए चांद के दिन इसे बगीचे के कुएं में डाल दो। इसलिए अमावस्या के दिन लोग बगीचे में कतारबद्ध हो गए। उन्हें हाथों में दूध के बर्तन लिए कुएं में डालने के लिए मधुमक्खी की कतार बनाते देखा गया। बादशाह और बीरबल ने दूर से लोगों को ऐसा करते हुए देखा और मुस्कुराए। शाम होने से पहले ही कुएं में दूध डालना खत्म हो गया। ज्ञात हुआ कि राजधानी के सभी गृहस्थों अथवा उनके प्रतिनिधियों ने इस गतिविधि में भाग लिया था। फिर बादशाह और बीरबल कुएं के पास गए और उसमें देखा। कुआं लबालब भरा हुआ था, लेकिन उन दोनों ने आश्चर्य से देखा कि कुआं दूध से नहीं बल्कि सादे पानी से भरा था। दूध का तो नामोनिशान ही नहीं था। अकबर ने बड़े आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा और बोले, यह कैसे? घोषणा तो दूध डालने की हुई थी, पानी डालने की नहीं। फिर इन लोगों ने कुएं में पानी क्यों डाला? इस पर बीरबल खूब हंसे और बोले, यही तो मैं साबित करने की कोशिश कर रहा था, महाराज। मैंने आपसे कहा था कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह एक ऐसा उदाहरण है। लोग अपना बचाव करना चाहते थे, कीमती दूध। उन्होंने सोचा कि सूखे कुएं में एक बर्तन भर दूध डालना बिल्कुल बेकार है। इसलिए सभी लोग एक बर्तन भर पानी ले आए और सोचा कि किसी अन्य व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लगेगी जो वह अपने बर्तन में ले गया। उसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि कुआं केवल पानी से भरा है और उसमें दूध नहीं है। बादशाह ने बीरबल की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। बीरबल ने अपना दृष्टिकोण साबित कर दिया था कि ऐसे मुद्दे थे जिन पर लोग एक जैसा सोचते थे। ऑन से कुछ दिन, लेकिन आपको पूरी नींद लेनी होगी और इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मेरे दरबारी कहानियां सुनाकर मुझे सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, सम्राट ने कहा। खूनी युद्धों, मनुष्यों या जानवरों की हत्या की कहानियां सुनाने से आपको कभी नींद नहीं आएगी। अपने आप को ऐसे हिंसक विचारों से मुक्त करने का प्रयास करें। फूलों, पहाड़ों, नदियों, पक्षियों के झुंड,
हरे मैदान, हरी घास पर खेलते बच्चों के बारे में सोचें और इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी, बीरबल ने कहा। अकबर को बीरबल की बात की गहराई समझ आ गई। उन्होंने आंखें मूंद लीं और प्रकृति की सुंदरता और आकर्षण के बारे में सोचने लगा। सर्वशक्तिमान की रचना हुई और बिल्कुल शांत हो गए। कुछ देर बाद बादशाह ने जम्हाई ली और कहा, अब मुझे नींद आ रही है। अच्छा, बीरबल ने कहा, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन पक्षियों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। पक्षी भोजन की तलाश में थे। जब उन्हें आसपास कोई भोजन नहीं मिला तो वे आगे उड़ गए और एक गांव के पास पहुंच गए। वहां पक्षी कई बड़ी टोकरियों में ढेर सारा अनाज बिना ढक्कन के रखा हुआ मिला। किसानों ने टोकरियों के ढक्कन हटा दिए थे। सम्राट ज्वर से पीड़ित थे। चिकित्सकों का एक समूह उनकी देखभाल में लगा हुआ था। कुछ दरबारी सम्राट के सिरहाने बैठे हुए उनकी चापलूसी करने का प्रयास कर रहे थे। सम्राट सीने में दर्द के कारण अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। फिर भी दरबारी उससे बातें कर रहे थे। आपने दरबारियों को सम्राट से बात करने की अनुमति क्यों दी है? बीरबल ने हकीमों से पूछा। एक चिकित्सक ने कहा, ठीक है, हमने उनसे सम्राट को कुछ कहानियां सुनाने के लिए कहा था। महामहिम को उचित नींद नहीं मिल रही है। हमारी दवाइयां ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही हैं। इसलिए उन्हें कुछ दिलचस्प कहानियों से खुश करने के लिए हमने दरबारियों को उनसे बात करने की अनुमति दी है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए बाध्य हूं कि वे उसे कहानियां नहीं सुना रहे हैं, वे केवल उसकी चापलूसी कर रहे हैं, बीरबल ने कहा। वे उसे बता रहे हैं कि वह कितना मजबूत और सुंदर है। वे उसे बता रहे हैं कि उसने कितनी बहादुरी से केवल एक ही दिन में 4 बाघों को मार डाला और कितनी बहादुरी से उसने अपने दुश्मनों से लड़ाई की और कितनी बहादुरी से उसने युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया। क्या आप नहीं देखते कि कितना असहज है वह अब महसूस कर रहा है? उनसे उसे अकेला छोड़ने के लिए कहें। मैं खुद उसे सोने के लिए भेजने की कोशिश करूंगा। तभी एक वरिष्ठ चिकित्सक बादशाह के बिस्तर के पास गया और दरबारियों से कहा, कृपया बीरबल को बादशाह को एक कहानी सुनाने का मौका दें। आप सभी जानते हैं कि हमारे बादशाह को बीरबल की संगति में रहना पसंद है। यह सुनकर दरबारी नाराज हो गए, लेकिन चूंकि उनकी कहानियां सम्राट को सोने में विफल रही थीं, इसलिए उन्हें वरिष्ठ चिकित्सक की सलाह का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं तुम्हें देखने के लिए कितनी उत्सुक थी, बीरबल, सम्राट ने धीमे स्वर में कहा। बीरबल ने कहा, मैं आज ही दिल्ली लौटा हूं और मुझे बताया गया कि आप बीमार हैं। चिकित्सकों को विश्वास है कि आप अंदर से बिल्कुल ठीक होंगे। अनाज को धूप में सुखाना। पक्षियों ने जी भरकर खाया। वहां एक बुद्धिमान गौरैया ने सुझाव दिया, चूंकि हमने यहाँ भोजन का भंडार खोजा है और चूंकि आसपास कोई रक्षक नहीं है, हम इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। देखो, किसानों ने अनाज रखने के लिए टहनियों और तिनकों का उपयोग करके बड़ी बड़ी टोकरियां बनाई हैं। उनके भविष्य के उपयोग के लिए हम भी इस उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं और भविष्य के लिए ढेर सारा अनाज जमा कर सकते हैं। हम में से 10 लोग बरगद के पेड़ के नीचे टोकरियां बनाएंगे और बाकी लोग अनाज को इस जगह से अपने घर तक ले जाएंगे। बरगद का पेड़ हम शाम तक कई यात्राएं करेंगे और कल फिर वापस आएंगे। सभी गौरैया सहमत हो गईं। 20 में से 10 गौरैया टोकरियां बुनने के लिए पत्तियां और तिनके इकट्ठा करने लगीं और बाकी 10 गौरैया अनाज का भंडार बनाने के लिए अपनी चोंच में अनाज ले जाने लगीं। अचानक बीरबल चुप हो गए। सम्राट ने 1 मिनट तक इंतजार किया और फिर उत्सुकता से बोले, तुम रुक क्यों गए, बीरबल? क्या? गौरैयों का क्या हुआ? आप मुझे बच्चों की कहानी सुना रहे हैं? चिकित्सक और अन्य लोग हंसे।
सम्राट ने अपनी आंखें खोलीं। ठीक है, बताओ आगे क्या हुआ। ओह महाराज, कृपया शाम तक प्रतीक्षा करें, बीरबल ने कहा। गौरैया 1, 2, 3, 4, 5 अभी भी बरगद के पेड़ पर अनाज इकट्ठा कर रही हैं और अपने घर ले जा रही हैं। गौरैया अपनी चोंच में अनाज उठा रही हैं, उड़ रही हैं और बार बार लौट रही हैं, और फिर बाकी गौरैया बरगद के पेड़ पर टोकरियां बुनने में व्यस्त हैं। ओह मुझे अब नींद आ रही है, सम्राट ने कहा। जल्द ही वह खर्राटे लेने लगा। तब चिकित्सकों ने राहत की सांस ली और बीरबल को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। बीरबल ने बादशाह को एक साधारण बच्चों की कहानी सुनाई थी। कहानी में पक्षियों को लगातार अनाज ले जाते हुए दिखाया गया था और इस तरह कहानी जारी रही और कभी समाप्त नहीं हुई। इससे सम्राट को बहुत खुशी हुई और वह जल्द ही सोने चला गया। 5 छोटी छड़ी। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। बीरबल अकबर को एक मजेदार कहानी सुना रहे थे। अकबर को इसका आनंद आ रहा था। अचानक अकबर को जमीन पर बांस का एक टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। उन्हें बीरबल को चिढ़ाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाया और उनसे पूछा, क्या आप इस छड़ी को बिना काटे छोटा कर सकते हैं? बीरबल ने कहानी सुनाना बंद कर दिया और अकबर की आंखों में देखा। अकबर उसे देखकर शरारत से मुस्कुराया। बीरबल को पता था कि अकबर उनके साथ कुछ मौजमस्ती करने के मूड में हैं। हालांकि एक अजीब सवाल का भी उतना ही अजीब जवाब होना चाहिए। बीरबल ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि एक माली हाथ में बांस की लंबी छड़ी लेकर घूम रहा है। बीरबल ने उसे इशारे से बुलाया। जब माली पास आया तो उसने उससे छड़ी छीन ली और अपने दाहिने हाथ में पकड़ ली। फिर उसने बांस की छड़ी, जो सम्राट ने उसे दी थी, अपने बाएं हाथ में पकड़ ली। बीरबल ने बादशाह से कहा, अब कृपया इस छड़ी को देखें। तुम्हारी छड़ी अब छोटी दिखती है। मैंने इसे काटा नहीं है, फिर भी यह अब छोटी लगती है क्योंकि मैंने माली की छड़ी पकड़ रखी है जो लंबी है। अकबर यह सुनकर खुश हुए और उन्होंने बीरबल के कंधे थपथपाए। फिर लगभग शाम होने को थी। मेहमान एक एक करके चले गए थे, लेकिन बीरबल ने देखा कि एक मोटा आदमी अभी भी एक कोने में शर्म से खड़ा है। यार, शून्य। बीरबल आगे आए और बोले, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। कोई झिझक नहीं, कृपया मुझे बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? बीरबल ने कहा। मोटे आदमी ने कहा, ठीक है, मेरी समस्या यह है कि मैं एक विद्वान व्यक्ति नहीं हूं। मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं की। अब मुझे इसका पछतावा है। मैं समाज में एक सम्मानित आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बीरबल ने कहा, कभी भी देर नहीं होती। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अभी भी एक विद्वान व्यक्ति बन सकते हैं। मोटे आदमी ने कहा, लेकिन ज्ञान हासिल करने में कई साल लगेंगे। मैं प्रसिद्धि कमाने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रसिद्ध होने का कोई त्वरित तरीका है। बीरबल ने कहा, प्रसिद्ध होने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं और प्रसिद्धि कमाना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, और वह भी काफी समय तक। नहीं सर, मुझमें धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तुरंत प्रसिद्ध होना चाहता हूं और पंडित जी के नाम से जाना जाना चाहता हूं। बीरबल को पता था कि मोटा आदमी केवल पंडित जी, एक विद्वान व्यक्ति कहलाने में रुचि रखता था। ठीक है, बीरबल ने कहा, यहां आपके लिए एक शॉर्टकट तरीका है। कल आप बाजार के पास प्रतीक्षा करें।
मेरे आदमी वहां होंगे और वे आपको पंडित जी कहकर संबोधित करेंगे। वे इसे बार बार और ऊंची आवाज में दोहराएंगे। यह आकर्षित करेगा दूसरों का ध्यान भी, वे भी आपको पंडित जी कहने लगेंगे। यह बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन नाटक तभी सफल होगा जब आप उन पर गुस्सा दिखाएंगे और पत्थर फेंकना शुरू करेंगे या हाथ में छड़ी लेकर उनका पीछा करेंगे। आप केवल आक्रमण का दिखावा करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप वास्तव में किसी को चोट न पहुंचाएं। अगली सुबह, जैसा कि बीरबल ने कहा था, वह मोटा आदमी एक व्यस्त स्थान के पास खड़ा था। There and started calling him loud voice, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने सड़क से एक छड़ी उठाई और बीरबल के आदमियों को मारने का नाटक करते हुए उनका पीछा किया। बीरबल के आदमी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे, लेकिन वे ऊंची आवाज में पंडित जी शब्द दोहराते रहे। जल्द ही आसपास घूम रहे कई युवा लड़के चिल्लाने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। देखते ही देखते एक मजेदार सीन क्रिएट हो गया। वह मोटा आदमी लोगों का पीछा कर रहा था और लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे और उसे पुकार रहे थे, पंडित जी। इससे वह मोटा आदमी पंडित जी के नाम से लोकप्रिय हो गया। लोग जब भी उन्हें देखते तो पुकारने लगते, पंडित जी। दरअसल लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वह हाथ में छड़ी लेकर पागलों की तरह उनका पीछा करेगा। लेकिन मोटा आदमी यह सोचकर खुश था कि कम से कम वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। यह महीने बीत गए। मोटा आदमी थक गया था। अब उसे एहसास हुआ कि लोग आदर के कारण उसे पंडित जी नहीं कहते थे। उन्हें केवल उन्हें पंडित जी कहने में ही आनंद आता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई उन्हें पंडित जी कहेगा तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। क्या वे मुझे पागल आदमी समझते हैं? वह आपने खुद से सवाल किया। इस विचार ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वह फिर बीरबल से मिलने गया। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं सिर्फ पंडित जी के रूप में नहीं जाना चाहता। मुझे पंडित जी कहलाना बहुत पसंद था और मैंने कई दिनों तक इस पद का आनंद लिया। लेकिन अब मैं थक गया हूं। लोग मेरा सम्मान नहीं करते हैं। वे केवल मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को अपने भाग्य पर विलाप करते हुए सुनकर बीरबल हंसे और बोले, मैंने तुमसे कहा था कि तुम लंबे समय तक अपने आप को एक विद्वान व्यक्ति होने का दिखावा नहीं कर सकते। लोग तुम्हें कभी भी वह नहीं कहेंगे जो तुम नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि वे सभी मूर्ख हैं? अब कुछ महीनों के लिए किसी दूसरे शहर में चले जाओ। जब तुम लौटोगे तो उन लोगों को नजरअंदाज करो जो फिर तुम्हें पंडित जी कहकर मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे। जल्द ही लोगों को एहसास हो जाएगा कि आपको पंडित जी कहने में कोई मजा नहीं है, इसलिए वे धीरे धीरे इस बात को भूल जाएंगे। मोटे आदमी ने बीरबल की बात मान ली। कुछ महीनों के बाद जब वह दूसरे शहर से लौटा तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर चिढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी अनदेखी कर दी। अब वह मोटा आदमी अपने ही नाम से जाना जाने से खुश था। इस घटना से उन्हें यह सबक मिला कि मशहूर होने का कोई त्वरित तरीका नहीं है। 7. अजीब स्थिति। दिल्ली शहर में रामदास और धनदास नाम के दो लोकप्रिय साहूकार रहते थे। रामदास एक ईमानदार आदमी थे। वह अपने कर्जदारों को दिए गए ऋण पर बहुत कम ब्याज लेते थे। यह 100 सोने के सिक्कों के ऋण पर सिर्फ 5 और सोने के सिक्के थे। इस ऋण को भी उधारकर्ता 1 वर्ष की अवधि के बाद वापस कर सकता है। लेकिन धनदास एक लालची आदमी था। वह 100 सोने के सिक्कों के ऋण पर ब्याज के रूप में 25 सोने के सिक्के लेता था। इसके अलावा वह अग्रिम में ब्याज वसूल करेगा।
यदि कोई धनदास से 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार लेना चाहे तो उसे केवल 75 स्वर्ण मुद्राएं मिलती थीं, क्योंकि 25 स्वर्ण मुद्राएं ब्याज के रूप में काट ली जाती थीं। धनदास के पास बाहुबली लोग थे जो पैसे वसूलने के लिए उसके कर्जदारों को परेशान करते थे। लेकिन रामदास कभी भी अपने कर्जदारों को परेशान नहीं करता था। कभी कभी अगर उसे पता चलता कि कर्ज लेने वाला ब्याज चुकाने के लिए बहुत गरीब है तो वह कोई ब्याज भी नहीं लेता था। लोग धनदास के पास तभी जाते थे जब उन्हें दूसरे साहूकारों से कर्ज नहीं मिलता था। यदि उन्हें रामदास से कर्ज मिल जाता तो वे दूसरे साहूकारों के पास नहीं जाते। हालांकि अधिकांश दिनों तक वे रामदास से पैसे लेने में असफल रहे। रामदास की सूची में बड़ी संख्या में कर्जदार थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने समय पर पैसा नहीं लौटाया। वे पैसे को वापस लौटाने की परवाह किए बिना कई वर्षों तक अपने पास रखते थे। तो रामदास के लिए यह संभव नहीं था कि वह उन सभी लोगों को उधार देने के लिए और पैसे ला सके जो हर दिन उससे मिलने आते थे। एक दिन रामदास का पुराना मित्र शादीमल रामदास से मिला और उससे अनुरोध किया। मुझे 1 लाख सोने के सिक्कों की आवश्यकता है, उसने कहा, और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरे व्यवसाय को भारी नुकसान होगा। रामदास ने कहा, अगर मेरे कुछ कर्जदार आज पैसे लौटा देंगे तो मैं वह पैसा तुम्हें दे दूंगा। फिर उन्होंने वहां बैठे लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, मेरी दुकान पर 15 लोग आए हैं। वे सभी तुरंत पैसा चाहते हैं। यह शादी का मौसम है। उनमें से कुछ चाहते हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए पैसे, लेकिन उनमें से अधिकांश को 1000 से अधिक सिक्कों की आवश्यकता नहीं होती है। तुम्हारी जरूरत 1 लाख की है। इसलिए अगर आज मुझे कुछ पैसे मिल भी जाएं, तो मैं पहले उनकी जरूरत पूरी करूंगा, उसके बाद ही मैं आपके बारे में सोच पाऊंगा। कृपया शाम तक प्रतीक्षा करें। आज रात को तुम मेरे साथ मेरे घर पर रुको और आराम करो। आपके घोड़ों की देखभाल मेरे आदमी करेंगे। लेकिन तुम्हें मुझे निराश नहीं करना चाहिए, मेरे दोस्त शादीमल ने कहा। मैं अगली दिवाली की रात या उससे पहले पैसे लौटा दूंगा। यह एक वादा है। उसी शाम जब रामदास ने अपनी दुकान बंद की तो उसके पास केवल 25,000 सोने के सिक्के थे, जबकि उसे 15 कर्जदारों को पैसा उधार देना था। रामदास अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्त की खातिर धनदास के पास जाने का फैसला किया। ठीक है, धनदास ने रामदास से कहा, तुमने मेरा व्यवसाय खराब कर दिया है। तुम एक उदार व्यक्ति होने का दावा करते हो और ऋणों पर कम ब्याज लेते हो, लेकिन मेरी सामान्य दर पर ब्याज वसूलोगे। तुम्हें 75,000 मिलेंगे। 1 लाख के लिए अपने हस्ताक्षर के विपरीत केवल सिक्के ही ढालें। आपको दिवाली के दिन या उससे पहले पैसा वापस करना होगा। यदि आप असफल होते हैं, ओह, तो आप मुझे अपनी पीठ से एक सेर मांस काटने की अनुमति देंगे। रामदास धनदास की यह अजीब शर्त सुनकर हैरान रह गया। अगर किसी आदमी की पीठ से आधा सेर मांस भी काट दिया जाए तो वह मर जाएगा। रामदास ने कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, पैसे की खातिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा, धनदास ने कहा। रामदास ने अपने दोस्त की खातिर समझौते पर हस्ताक्षर किए और 75,000 सोने के सिक्के लेकर घर लौट आए। उसने अपने पास से 25,000 सोने के सिक्के जोड़े और वह राशि अपने मित्र को दे दी। शादीमल अच्छी तरह जानता था कि उसके दोस्त ने धनदास से कैसे पैसे उधार लिए थे। शादीमल ने कहा, जब आप धनदास के पास गए तो मुझे अच्छा नहीं लगा। दिवाली की रात से पहले सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन शादीमल अपना वादा पूरा करने में असफल रहे। धनदास हाथ में चाकू लेकर व्यंग्यपूर्वक हंसता हुआ वहां आया। धनदास ने जोर से कहा,
दिवाली की रात बीत चुकी है। अब समझौते की शर्त पूरी करने के लिए तैयार रहो। वहां भीड़ जमा हो गई। ज्यादातर लोग धनदास के खिलाफ थे। उसे 1 या 2 दिन और दे दो, भीड़ ने धनदास पर चिल्लाते हुए कहा। नहीं, धनदास ने कहा, अब मुझे इसकी पीठ पर से एक सेर मांस काट देना चाहिए। रामदास की पत्नी और बच्चे असहाय होकर विलाप कर रहे थे। रामदास ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और कहा, यह एक पूर्व शर्त थी और इसलिए मुझे इसका पालन करना होगा। अचानक उन्होंने 4 घुड़सवारों को अपनी ओर आते देखा। उनमें से एक थे शादीमल। मुझे खेद है रामदास, शादीमल ने कहा, बुरे के कारण मुझे देर हो गई। मौसम, किसी भी तरह यहाँ पैसा है, कृपया इन्हें धनदास को दे दें और समझौते के कागजात नष्ट कर दो। अब पैसा किसी काम का नहीं, क्योंकि समय खत्म हो गया है, धनदास ने कहा। लेकिन हम आपको आपके पैसे वापस दे रहे हैं और यदि आप चाहें तो मैं आपको कुछ और दे सकता हूं, शादीमल ने कहा। मेरी वजह से मेरे दोस्त को आपके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। वह मेरा सच्चा दोस्त है। तुम और तुम्हारी दोस्ती भाड़ में जाए। मुझे एक सेर मांस लाना होगा। उसकी पीठ, धनदास ने जोर देकर कहा। मुझे समझौते के अनुसार ही उसका मांस चाहिए। क्या मैं समझौता देख सकता हूं? उन्होंने एक आदमी को कहते हुए सुना। वह अपने घोड़े की लगाम हाथ में लेकर थोड़ी दूरी पर खड़ा था। लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि घुड़सवार राजा बीरबल ही हैं। मैं इस क्षेत्र से गुजर रहा था और कुछ लोगों ने मुझे इसकी सूचना दी। एक साहूकार दूसरे से एक सेर मांस मांग रहा था। साहूकार, जिसने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। कृपया मेरे दोस्त के साथ न्याय करें। शादीमल बीरबल के पास आए और हाथ जोड़कर विनती की। बीरबल ने कहा, मैं जानता हूं कि आपका दोस्त एक ईमानदार आदमी है। मैं हमेशा ईमानदार लोगों के पक्ष में हूं। धनदास ने कहा, अगर राजा बीरबल ने रामदास का पक्ष लिया तो मैं बादशाह के दरबार में जाऊंगा। भीड़ ने उसका उपहास किया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उसने समझौते की शर्तें पढ़ी और कहा, हाँ, तुम रामदास की पीठ से एक सेर मांस काट सकते हो, लेकिन याद रखना, मांस से खून की एक बूंद भी नहीं टपकनी चाहिए। शर्त केवल मांस के लिए है, मांस के लिए नहीं, खून। भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। अब धनदास अपने बुरे इरादे को पूरा नहीं कर पाएगा। धनदास ने गुस्से से बीरबल की ओर देखा। उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे उसका मांस नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे, बीरबल ने कहा। आपने पैसे लेने से इनकार कर दिया। आपने उसका मांस काटने पर जोर दिया और इसलिए यह स्पष्ट है कि आप केवल रामदास को मारना चाहते थे। एक हत्यारे को बिना सजा दिए जाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? आपको अपने 75,000 सोने के सिक्के खोने होंगे और पाठ याद करना। भीड़ ने बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा की। बीरबल अपने घोड़े पर सवार हो गए। भीड़ ने उसकी ओर हाथ हिलाया। रामदास और शादीमल ने राजा बीरबल के प्रति सम्मान दिखाने के लिए अपने हाथ जोड़ दिए और बीरबल उन सभी को देखकर मुस्कुराए। वह खुश था कि वह एक ईमानदार आदमी की जान बचा सका।